हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों का पिछले लेसन में हमने न्यूमेरिकल्स लिया था, कुछ लोगों का प्रॉब्लम्स था इस न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बाद में हम आज का टॉपिक आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स पूछा था, इसमें क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि पोटेशियम क्लोरेट, इसका क्या निकालना है, मास। सो मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड कितना लगेगा, किसके लिए, टू लिबरेट द 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके लिए सपोर्ट में उन्होंने क्या दिया है कि मोलर मास पोटेशियम क्लोरेट का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें 6.72 dm³ ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कितना पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे कि पोटेशियम क्लोरेट, जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, KClO3 है ना, पोटेशियम क्लोरेट। अब इस पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। अब ऐसे 3 हैं तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 48 ग्राम होगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ओके, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कंटेन, इसमें कितना होगा, कंटेन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट में 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, अब ये 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट में है, लेकिन हमें क्या निकालना है कि वो ऑक्सीजन जो लिबरेट होगा वो कितना होना चाहिए, 6.72 dm³। अब वॉल्यूम के लिए हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में क्या देखा था कि 1 मोल ऑफ गैस का STP कंडीशंस में वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। ओके, तो ये तो हो गया 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस कंपाउंड्स के लिए, लेकिन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 ग्राम। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइंग, ठीक है, ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम एट STP इज इक्वल्स टू कितना होता है, 22.4 dm³ होता है। ये होता है 32 ग्राम के लिए, बट जबकि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन कितना है, 48 ग्राम है। ठीक है, तो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई, ठीक है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, विल ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होगा, दैट सपोज x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपल सा क्या बताया था आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि 32 ग्राम के लिए 22.4 dm³, तो 48 ग्राम के लिए x dm³, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 48 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 32। ओके, सो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम इक्वल्स टू 48 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 32। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 33.6 dm³। ये हो गया 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम। ओके, और 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है किसमें, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड में। अब ये कह सकते हैं कि 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई, यानी इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिबरेट होता है 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड से। ठीक है, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से कितना, 33.6 dm³ ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। अब 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मतलब कितना ग्राम, वो मोलर मास में दिया हुआ है 122.5 ग्राम पर मोल। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि 33.6 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 33.6 dm³ ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, ठीक है, लिबरेटेड फ्रॉम हाउ मच ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, 122.5, ठीक है, 122.5 ग्राम पर मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो इतने ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट में से 33.6 dm³ ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, तो हमें पूछा गया है कि 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन कितने पोटेशियम क्लोरेट में से लिबरेट होगा। ओके, तो सवाल ये है कि 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन
लिबरेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम हाउ मच ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, सपोज x ग्राम। ओके, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6.72 मल्टीप्लाइड बाय 122.5 एंड डिवाइडेड बाय 33.6। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनली आंसर आता है 24.5 ग्राम। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं इससे कि 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होने के लिए पोटेशियम क्लोराइड कितना लगेगा, वहां पर 24.5 ग्राम लगेगा। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम कितने पोटेशियम क्लोराइड से, 24.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इतना ग्राम पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड रहेगा 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के लिबरेशन के लिए। ठीक है, समझ में आए न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक अब देखते हैं केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस देखा था। आज का टॉपिक है अपना केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट यानी क्या करेंगे, हम कुछ क्वांटिटी को मेजर करेंगे, जैसे मास हुआ, जैसे वॉल्यूम हुआ, और इनके लिए हम कुछ एपरेटस या इक्विपमेंट का यूज़ भी करते हैं। ओके, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो जो सैंपल हमें दिया जाएगा वो सैंपल या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ क्वांटिटी को मेजर करना है। ओके, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई ऑर्गेनिक सैंपल दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, और इसका अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व द मेथड्स। ठीक है, इसमें कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व होगी कि सबसे पहले तो उस कंपाउंड्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज है, मतलब हम फर्स्ट मेथड में क्या डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, percentage of constituents element in that compound or in the sample। ठीक है, जो सैंपल दिया हुआ है उस सैंपल में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट है वो निकाला जाता है, दैट्स अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो डिटरमिनेशन ऑफ या डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द कंपाउंड। ओके, देन सेकेंड थिंग, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड इन अ गिवन सैंपल। अगर उस सैंपल में कौन सा कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो अगर पता है तो उसका हम क्या डिटरमाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। सो सेकंड इज दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड इन द गिवन सैंपल। जो सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, उस सैंपल्स में कौन सा कंपाउंड्स वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका डिटेक्शंस होता है, तो दैट नोन कंपाउंड्स कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड इन गिवन सैंपल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो ये सिंपल सा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, अगर यही क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेथड्स होगी, ठीक है, सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेथड इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेथड आर बेस्ड ऑन, मेथड किस पर बेस होती हैं या किस पर डिपेंड होती है। एक तो पहला, यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते वक्त हम क्या देखेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, जो भी सैंपल दिया हुआ है उसका जब हम रिएक्शंस करेंगे, ठीक है,
लेबोरेटरी में जैसे कि टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो जब हम उसको डिकम्पोज करेंगे, यानी जैसे टाइट्रेशंस हुआ या फिर उस सैंपल्स के साथ में और भी हम कोई रिएक्शंस वहाँ पर कैरिड आउट कर रहे हैं, तो डिकम्पोज होना मतलब क्या होगा, कंपाउंड वहाँ पर डिकम्पोज होता है, ठीक है, और उससे रिएक्शंस के बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जहाँ पर कंपाउंड्स जो हैं या जो सैंपल्स है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। सो दिस इज द मेथड दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड सेकंड इज दैट, ठीक है, सेकंड क्या होगा कि रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है यानी प्रोग्रेस हो रहा है, सो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सेकंड थिंग क्या पढ़ा जाएगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं उस सॉल्यूशंस का रिएक्शंस कितना प्रोग्रेस हो रहा है। सो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन द सॉल्यूशंस टिल इट कंप्लीशन, ठीक है, मतलब जब तक वो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती हैं तब तक उस सॉल्यूशंस में रिएक्शन जो हो रही है वो कितना प्रोग्रेसिव है। सो दैट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन सॉल्यूशंस टिल इट कंप्लीशन, उसका कंप्लीशन होने तक रिएक्शन कितना प्रोग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, इसको फाइंड आउट किया जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट्स अ टाइट्रामेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रामेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, अब ये सभी जो एनालिसिस है, टाइट्रामेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दीज आर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, अब इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये जो भी कर रहे हैं इसमें खास तौर से हम क्या मेजर कर रहे हैं, मेजर द क्वांटिटीज, क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी को मेजर करते हैं और मेजर करने के लिए कुछ एपरेटस या इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज कंसर्न विथ, ठीक है, या रिलेट विथ, इज कंसर्न विथ द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, कंसर्न विथ द मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज, हम वहां पर क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सच एज मास हो गया, ठीक है, या फिर वॉल्यूम हो गया। अगर इन क्वांटिटीज को हमें मेजर करना है तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ एपरेटस या इक्विपमेंट यूज करेंगे, ठीक है, यूज द इक्विपमेंट और एपरेटस, ठीक है, इक्विपमेंट या फिर हम वहाँ पर एपरेटस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मास मेजर करना है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वेइंग मशीन का यूज करेंगे, ठीक है, तो वेइंग मशीन्स का यूज करके हम मास को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर मेजर करना है तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए ब्यूरेट को यूज कर सकते हैं, ब्यूरेट यूज किया जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज किया जाएगा। तो एपरेटस इक्विपमेंट्स का यूज करके हम इन क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब क्वांटिटी को मेजर करना मतलब ही क्या हुआ, पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ। और ये जो हमने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सैंपल मिलता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालाइज करते वक्त इन दो बातों को फाइंड आउट करेंगे। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूटिंग गिवन सैंपल एंड सेकंड थिंग इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड इन दैट गिवन सैंपल या कंपाउंड, ठीक है। तो उसी तरह इनऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, वहां पर दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शंस होते वक्त रिएक्टेंट है जो सैंपल है वो किस तरह से डिकम्पोज हो रहा है तो उसका डिकम्पोजिशन पढ़ा जाएगा, दैट्स अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। एंड सेकंड थिंग इज दैट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। अगर दो सॉल्यूशंस हम मिक्स कर रहे हैं, उसकी रिएक्शंस कर रहे हैं, तो वो दो सॉल्यूशन में रिएक्शंस कितना प्रोग्रेसिव हैं, कितना वो रिएक्शंस कैरिड आउट हो रहा है, तो वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं। जब तक वो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसका रिएक्शंस का प्रोग्रेस कितना है, कितने फास्ट या स्लो रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइट्रामेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा टाइट्रेशंस करते हैं तो क्या करेंगे, वहाँ पर ब्यूरेट में एक सॉल्यूशंस ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फ्लास्क में एक दूसरा सॉल्यूशंस लेंगे और उन दो सॉल्यूशंस का हम क्या करते हैं, टाइट्रेशंस करते हैं। तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशंस में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं
जो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उनका हम डिटर्मिनेशंस करते हैं, ठीक है, यानी प्रेजेंस या एब्सेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो उस वक्त ब्यूरेट से या उस फ्लास्क से हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसके वॉल्यूम एक पर्टिकुलर लेंगे और उनका हम क्या करेंगे, टाइट्रेशंस करेंगे। सो दिस इज टाइट्रोमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये सभी एनालिसिस एक तरीके से क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक है अपना केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।